हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का बातचीत। ठीक है, जो हिंदी का चैप्टर 1 है। और आज हम लोग इसके सारांश के बारे में पढ़ेंगे। बालकृष्ण भट्ट आखिर बातचीत लिखे थे तो उसका सारांश क्या कहता है, बातचीत से हम लोग को कभी क्या समझाना चाहते हैं, आज हम ये जानेंगे, जिससे आप लोगों की बोर्ड की एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता हो सकती है। ठीक है, तो आप अगर सारांश डेली के डेली करते हैं, हमको लगता है आपका सारांश कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका एक सारांश कम से कम हम 10 मिनट में एकदम खत्म करके रहेंगे। 10 मिनट में आपका हिंदी का एक सारांश खत्म। ठीक है, तो आप लोग डेली बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आइए हम लोग देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी आखिर जो हमारे बातचीत के रचयिता है, आखिर हमको क्या समझाना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं बातचीत से, जिससे आप लोगों के एग्जाम में अनेक प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। और एक बात, एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना, आपका ऑब्जेक्टिव हम करा चुके हैं बातचीत 1 का, देख लीजिएगा, इसी चैनल पे लाइव चला था, डाला होगा। आज से करीब 1 या 2 दिन पहले हम ऑब्जेक्टिव कराए हैं। तो और सेकंड चैप्टर कल से कराएंगे। और देखिए जो बातचीत हमारा है, ये क्या है, बातचीत है। ठीक है, तो बातचीत आखिर लिखे कब, बातचीत का रचयिता कौन है, आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए। तो बातचीत का रचयिता कौन है, बातचीत का रचयिता है बालकृष्ण भट्ट जी। तो बालकृष्ण भट्ट आखिर कब के कवि थे, आपको ये भी क्वेश्चन में मिलता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। और ये भी पूछते हैं उनके माता जी का नाम क्या था, उनके माता जी का नाम क्या था, तो पार्वती देवी। ठीक है, तो और ये पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको यह पूछता है क्वेश्चन में कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है बाबू, तो वो निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, आप लोग जिसका नाम आज के दिन में प्रयागराज हो गया है। ठीक है, तो अब कोई पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे बताइए। तो आप लोग, बालकृष्ण भट्ट भारत तेंदु युग के कवि थे ना। किस काल के, आधुनिक काल के भारत तेंदु युग के। देखो लिखे है यहाँ पर, देखो लिखे भी है, आधुनिक काल भारत तेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे ये। उनके माता पिता का भी नाम लिख दिए हैं हम। और जो बालकृष्ण भट्ट कुछ उपन्यास भी लिखे थे, तो उपन्यास में देखते हैं क्या क्या उपन्यास लिखे थे। उनका पहला उपन्यास था रहस्य कथा, फिर नूतन ब्रह्मचारी लिखे थे, 100 अजान 1 सुजान, फिर देखो यहाँ पर लिखे थे कि रसातल यात्रा लिखे थे, फिर उचित दक्षिणा लिखे थे, फिर हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये उनके क्या है, कुछ प्रमुख उपन्यास है। और नाटक भी कुछ लिखे थे जो कवि थे। नाटक में क्या क्या लिखे थे, पद्मावती, पद्मावत मूवी भी तुम लोग आया होगा, देख लेना। पद्मावती भी कब लिखे हैं, किरात जुर्निया लिखे हैं, वेणी संहार लिखे हैं, शिशुपाल वध, नल दमयंती का युद्ध लिखे हैं, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता बन्यास, मेघनाथ वध, दो दूरदर्शी इत्यादि। यानी इनकी नाटक और भी है जो हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो इतना नाटक आप लोगों के इम्पोर्टेंट है, आप लोग एग्जाम के लिए याद कर लीजिएगा कौन कौन कहानी लिखे थे, क्या क्या लिखे थे। हो सकता है इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ भी दे। अब देखो प्रश्न क्या लिखे थे, ये देखो प्रश्न क्या लिखे थे, जल्दी देखो। प्रश्न में लिखे थे, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीज, अचार विंडन, अचार खाने वाला अचार नहीं है ये। ठीक है, तो ये इत्यादि। और इसका भी कुछ और भी प्रश्न लिखे थे जो हम नहीं लिखे, जो इम्पोर्टेंट था आप लोगों को वही लाए, क्योंकि ज़्यादा हम जानते हैं ज़्यादा लड़का हिंदी पर कौन ध्यान देता है जी, 12th के बाद बहुत कम लड़का सब ध्यान देगा। तो अब आपको हम इसका कहानी बताते हैं, जो बातचीत है उसका सारांश सब सुनाते हैं। आपको लिख के तो नहीं बता सकते, लिखने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको बोल कर सुना देते हैं। हमारे कवि है बालकृष्ण भट्ट जी, वो बातचीत के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जो हमें वाक्य शक्ति ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है, 5 इंद्रियों में से एक महत्वपूर्ण इंद्रिया है जो हमारा वाक्य शक्ति है। जैसे हमारी सारी इंद्रियों का काम अलग अलग होता है, वैसे ही वाक शक्ति का क्या होता है, काम अलग होता है। वाक शक्ति मतलब बोलने की शक्ति। कवि बताते हैं, एक बहुत बेहद प्रसंग के रूप में कवि बताते हैं। कवि बताते हैं कि जो हमारा बातचीत है, अगर वाक शक्ति मनुष्य के पास नहीं होता तो सोचो आज एक कल्पना करो कि दुनिया कैसा होता। अगर तुम नहीं बोलते, तुम्हारे आसपास एकदम शांत पड़ी रहती, गूंगे लोग पड़े रहते, मानो कि एक रूम में कोई एकदम किसी को लोज पोच कर क्या कर दिया, बैठा दिया जाता है, एक रूम में छोड़ दिया जाए ना, उसके पास बोलने की कला है ना कुछ है, तो एक दुनिया कैसी होती जी, तुम सोचो, कल्पना करो। जो वाक्य शक्ति ही नहीं होती दुनिया कैसी होती, कल्पना करके बताना कमेंट में। तो यहाँ पर अनेक सारे गूंगे लोग, अब पता नहीं सृष्टि कैसी गूंगी प्रतीत होती। यही कवि बताना चाहते हैं कि अगर वाक्य शक्ति न होता तो सृष्टि गूंगी होती, और सृष्टि गूंगी होती तो हमें बहुत सारे जो जानकारी है नहीं मिलते। और कवि बताना चाहते हैं वाक्य शक्ति के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से,
कि जो हमारा बातचीत की कला है यह मनुष्य की सद्भाव को ही बताता है कि कौन मनुष्य किस प्रकार का है। ये बातचीत से बताना चाहते हैं कभी कि हमारा जो मन है, वो मन जब हम बात करते हैं किसी से, देखो जब तुम्हारे मन में बहुत सारा मैल रहता है, कचरा भरा रहता है, कितना से अच्छा बात भी रहता है, जब तुम दूसरों के साथ शेयर करते हो तो तुमको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है ना। जैसे हम भी पढ़ा रहे हैं तो हमको अच्छा फील हो रहा है कि हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, कि सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, कहीं पर भी शेयर कर, लेकिन तुम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो कुछ नॉलेज दे रहे हैं। तो किसके बदौलत दे रहे हैं? आज हमारे पास वाक शक्ति इसी को बदौलत दे रहे हैं तुमको। तो कभी इसी को बताना चाहते हैं, अगर आपके पास वाक शक्ति है, अगर मनुष्य के पास वाक शक्ति है तो किसी का भी भाव पहचान सकते हो, किस प्रकार का मनुष्य है, इसको उसके वाणी से ही पता चल जाता है। देखना, क्योंकि मनुष्य होता है बहुत क्रोधी टाइप का बोलता है, लेकिन उसका मन बहुत शांत होता है ना। तो उससे क्या पता चलता है कि वो ऊपर से देखने में लगता है क्या कि क्रोधित है, लेकिन उसका मन क्या है? शांत है। लेकिन फिर भी कुछ देखा हो, बहुत सारा लोग होता है जो बहुत सारे किसी को चापलूसी बतियाने में रहता है ना, तो लोगों की बात से पता चलता है कि किस प्रकार का बातोली टाइप का आदमी है, कि कैसा आदमी है। तो कभी इसी को तो हम लोगों को बताना चाहते हैं बातचीत के माध्यम से। और कभी बताना चाहते हैं एक बात और है, कभी कहते हैं कि जो हमारे पास जो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का नाम सुना होगा, तुम लोग बुक में भी दिया है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? जब आप अपने आप से बात करें। कभी कहते हैं आप अपने आप से बात कीजिए, एक बार अपने मन से खुद से बात कीजिए, आपको कैसा फील होता है, यही कभी बताते हैं असल रूप में। असल रूप में कहें तो इसका मतलब यही है कि आप खुद से बात कीजिए, आप लोगों से बात कीजिए। आप लोगों से बात कीजिएगा तो पता चलेगा कौन किसका व्यवहार कैसा है, कौन कैसे बोलता है, दुनिया में क्या है क्या नहीं है, सब किसके माध्यम चल रहा है? वाक्य शक्ति के माध्यम चल रहा है। तो कभी का सारांश हमें यही बताता है कि जो हम बोलते हैं, किसी से बोलने की कोशिश करते हैं, कोई बोलता है आपसे, दो लोग जब बात करते हैं तो आपस में क्या होता है? पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपका मन हल्का होता है। जो कभी बताते हैं कि जब दो लोग बात कर रहे हो, जब एक तीसरा लोग आकर आपके बीच में आए तो कैसा लगता है? आप बात अच्छे से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब आप दो लोग बात कर रहे हो, कोई तीसरा आएगा तो आपके बीच के दोनों का बात क्या हो जाएगा? आपका दोनों का बात क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा। वो कुछ अलग बात कहने लगेगा, आप दोनों तो एक बात पे लगे हुए और कुछ अलग बात करेगा तो आपका बात क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा वहीं से। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि दो लोगों के बीच की बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कौन कहते हैं? कवि बताते कि एडिसन कहते थे। और जो यूरोप के लोग थे उनमें क्या था? सबसे अधिक आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन था। तो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का मतलब जानते हो क्या? दो अर्थ होता है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का। एक होता है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का अर्थ कि जो मनुष्य है वो खुद से बात करे, और एक होता है जो ऐसा बात करे कि जो सुनने में तो कान को एकदम सुख मिले कि क्या ही बात सुने हैं आज, और उसे जो सुख मिले वो लगता है कि मन को एकदम चित्त और शांति मिल जाए, वो भी होता है एक आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। जो कहाँ का सबसे पहले शुरुआत होता है? यूरोप में सबसे अधिक होता है। हम लोगों में आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन देखना बहुत कम होता है। हम लोग जब रात को सोएंगे ना तो ऐसा लगता है ना कि कोई जब फिल्म को देखा होंगे या कुछ भी चीज़ हमारे दैनिक जीवन किसी चीज़ को भी सोचते ही नहीं, हमारे दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। अगर आप खुद से आप कभी का एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट मानो तो यही है समझाने का मतलब। सारांश का मतलब ही नहीं होता कि कुछ सिर्फ उसको छापना या लिखना या लिख के एग्जाम में दे देना। हमको अब सारांश का मतलब बताना है कि आपके दैनिक जीवन में परिवर्तन लाना होता है। और कभी इसके माध्यम से आपका दैनिक जीवन में परिवर्तन लाने की यही कर रहे हैं कि आप खुद को समय दीजिए और लोगों से बात कीजिए। जब आप खुद को अपने आप को समय देंगे, जब जानेंगे अपने आप को कि हम क्या है क्या नहीं है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आपको सारांश कैसा लगा बताइए। हम बहुत शॉर्ट तरीके से सारांश बताए हैं बाबू आप लोगों को, कोई ज़्यादा ना हर ना पटपट ना कुछ टेंशन। आपको सारांश बताए हैं बहुत शॉर्ट तरीके से, जो कि आप कहेंगे कि हमारे एग्जाम में लिखने जो है ही नहीं है। तो एग्जाम में लिखने जो प्रश्न हम करा दिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये सिर्फ सारांश था। चलिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए।